डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द फीचर्स ऑफ द जावा लैंग्वेज। और इस पर्टिकुलर लेक्चर में वी विल डिस्कस समथिंग अबाउट द जावा वर्चुअल मशीन एंड द बाइट कोड्स। बोथ आर ऑफ कोर्स इंटररिलेटेड। सो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ी सी बात जो है वो पुरानी लैंग्वेजेस पे करेंगे, जैसे कि सी और सी प्लस प्लस। सी और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जब हम किसी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोड जो प्रोड्यूस करके देता है, वो ऑब्जेक्ट कोड जो है दैट इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मशीन आर्किटेक्चर और फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो आर्किटेक्चर्स की मशीन है, एक ए और बी, तो अगर हम किसी सी या सी प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो जो कंपाइल प्रोग्राम हमने ए टाइप की मशीन के लिए किया है, उस प्रोग्राम को हम बी टाइप की मशीन के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। मींस कि जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज स्पेसिफिक फॉर सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ आर्किटेक्चर मशीन, राइट। सो इस तरह से जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस हैं सी और सी प्लस प्लस, they are not architectural independent, rather they are architectural dependent, because जो object code produce होता है, machine code produce होता है, that is always for some particular kind of machine। जबकि हमारी जावा लैंग्वेज जो है that is architectural neutral, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था। और ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल होने की वजह से इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज राइट वंस एग्जीक्यूट एनीवेयर। अब इट मींस कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर या जावा के अंदर जो सोर्स प्रोग्राम है, अगर हम उस सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो हमें ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है, जिसको कि हम बाइट कोड्स कहते हैं, दैट इज कि अगर वो हमने ए टाइप की मशीन के लिए जनरेट किया है तो सेम हमारा जो कंपाइल्ड या ऑब्जेक्ट कोड है वो आपका बी टाइप की मशीन के ऊपर भी चल सकता है। सो दैट्स व्हाई वी से इट इज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट कोड जो कि जावा आपका प्रोड्यूस करता है। अब जावा जो है उस केस में जब हम किसी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो बेसिकली जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है वो हमें एक स्पेशली वर्चुअल मशीन के लिए प्रोड्यूस किया जाता है। आप वर्चुअल मशीन को मान लीजिए कि आपके पास जो जेवीएम है, जो जावा वर्चुअल मशीन है, आप इसको एक हाइपोथेटिकल कंप्यूटर की तरह मान लीजिए कि जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज ए काइंड ऑफ हाइपोथेटिकल कंप्यूटर, राइट। सो इट मींस कि जब भी हम जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं जेवैक लिख के, तो हमारे लिए जो बाइट कोड प्रोड्यूस होते हैं, मींस डॉट क्लास नाम की जो फाइल बनती है जिसके अंदर बाइट कोड्स होते हैं। सो जावा के अंदर जब भी हम इस तरह से प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, जो हमें बाइट कोड्स मिलते हैं जिसको हम ऑब्जेक्ट कोड भी कह सकते हैं, जो कि डॉट क्लास फाइल्स होती हैं, वो हमेशा किसी पर्टिकुलर मशीन आर्किटेक्चर के लिए नहीं होता, दैट इज ऑलवेज फॉर द जावा वर्चुअल मशीन। तो ये जो डॉट क्लास फाइल है या ऑब्जेक्ट कोड है, तो जावा के प्रोग्राम के अंदर सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने से जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है दैट इज ऑलवेज फॉर दिस पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन, राइट। सो ये पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन के लिए जब कोड प्रोड्यूस होता है तो इसका मतलब ये है कि वर्चुअल मशीन जो है वो सेम रहती है, चाहे आप मैक की मशीन पे कर लीजिए, चाहे आप विंडोज की मशीन पे कर लीजिए, चाहे आप लिनक्स की मशीन पे कर लीजिए। हाँ, नो डाउट। अब हर जो आपका प्लेटफॉर्म है, चाहे विंडोज है, लिनक्स है, मैक है, ये सारे प्लेटफॉर्म जो है वो आपस में डिफरेंट है। अब इट मींस कि हमारे पास जो बाइट कोड प्रोड्यूस हुई है, डॉट क्लास फाइल प्रोड्यूस हुई प्रोग्राम को कंपाइल करने से, वो सेम है फॉर ऑल द मशीन्स, लेकिन तीनों मशीन्स का अपना अपना आर्किटेक्चर तो डिफरेंट ही है। सो ऐसे केसेस में हमारी क्लास फाइल जो है वो एग्जीक्यूट कैसे होती है, यहाँ रोल आता है आपका जावा इंटरप्रेटर का। अब मैक के लिए जब आपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है तो जो आपका जावा इंटरप्रेटर होगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर मैक, डिफरेंट फॉर विंडोज एंड डिफरेंट फॉर द लिनक्स। सो बाइट कोड या डॉट क्लास फाइल या ऑब्जेक्ट कोड सेम है क्योंकि वो वर्चुअल मशीन के लिए है। अब जब विंडोज की मशीन के ऊपर आप जावा के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो तो वो आप क्या करता है, आपकी जो जावा इंटरप्रेटर है विंडोज के लिए वो डिफरेंट होगा और वो डॉट क्लास फाइल को उस तरह से एग्जीक्यूट करेगा। इसी तरह जो लिनक्स का इंटरप्रेटर होगा जावा के प्रोग्राम्स को रन करने के लिए, जब हम जावा और फाइल का नाम देते हैं रन करने के लिए, तो वो जो इंटरप्रेटर होगा दैट विल बी डिफरेंट फॉर लिनक्स। तो ऑफ कोर्स इंटरप्रेटर्स डिफरेंट डिफरेंट होंगे, लेकिन हमें ये एडवांटेज होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट कोड है वो किसी पे भी एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसका फायदा ये रहता है कि बहुत सारी लाइब्रेरी फाइल्स जो हमने एक बार बना ली, सपोज आप कुछ लाइब्रेरी फाइल्स बना रहे हो,
तो जब अगर आप कभी कोई लाइब्रेरी फाइल्स बना के ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस कर दोगे तो आपको वो अलग अलग मशीन्स के लिए कंपाइल करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो ये है आपकी जावा वर्चुअल मशीन। इसी तरह ये डायग्राम से भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब हम डॉट जावा फाइल को कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बनती है जिसको हम बाइट कोड्स कहते हैं, और अलग अलग जेवीएम के ऊपर वो अलग अलग इंटरप्रेटर के थ्रू अलग अलग मशीन्स के ऊपर रन हो सकती है, राइट। सो नेक्स्ट जो हमें थोड़ी सी बात करनी है दैट इज ऑन द बाइट कोड्स। अब अभी हमने जो बात की उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है जब हम किसी जावा के प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है जिसको हम डॉट क्लास फाइल कहते हैं दैट इज बेसिकली द बाइट कोड्स। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जावा वर्चुअल मशीन के लिए जो ऑब्जेक्ट कोड प्रोड्यूस होता है सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करने के बाद उसको हम क्या कहते हैं, बाइट कोड्स, राइट। और जो बाइट कोड्स हैं या मशीन कोड है, यहाँ पे इस हमारे केस में इसको मशीन कोड भी कह रहे हैं। जो ये मशीन कोड है इट इज बेसिकली अ पैटर्न ऑफ जीरोस एंड वन, जिसको कि आपका अंडरलाइंग हार्डवेयर आर्किटेक्चर है मशीन का वो समझ सकता है, ठीक है। और ये बेसिकली मशीन कोड जो है वो सी और सी प्लस में होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप सी और सी प्लस के प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे तो वो डायरेक्टली मशीन कोड प्रोड्यूस कर देता है, और वो मशीन कोड हर आर्किटेक्चर के लिए अलग अलग होता है। लेकिन जावा में ऑफ कोर्स क्योंकि बाइट कोड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, तो जावा में जो है वो बाइट कोड प्रोड्यूस होते हैं। तो बाइट कोड जो है दैट इज ए काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि जेवीएम को मिलती है, जिस जेवीएम जिस इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है और इसको एक एक करके मशीन कोड में आगे कन्वर्ट करता है और फिर एग्जीक्यूशन उसकी होती है, राइट। सो जब कभी भी जेवीएम को जरूरत पड़ती है किसी क्लास फाइल की तो वो उस क्लास फाइल को लोड कर लेता है मेमोरी में, ठीक है। और आप इसको इस तरह से समझिए कि वो किसी भी क्लास के किसी मेथड को बाइट कोड को स्ट्रीम की फॉर्म में रिसीव कर लेता है, ठीक है। और उस पर्टिकुलर मेथड के बाइट कोड जब रन हो जाते हैं, एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है, वो फिर उसके बाद अगले मेथड पे जाता है। सो इट मींस कि जब जेवीएम किसी क्लास फाइल को लोड करेगा तो इट इज इक्वलेंट टू गेटिंग द स्ट्रीम ऑफ बाइट कोड्स, राइट। और जावा बाइट कोड जो है वो बेसिकली उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, और जो इंस्ट्रक्शंस है दैट कंसिस्ट ऑफ ऑपकोड एज वेल एज ऑपरेंड्स। ऑपकोड का मतलब होता है ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ऑपरेंड्स जो होते हैं उसका मतलब है कि किस चीज के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो जो आपको ये जो आपको ऑपकोड और ऑपरेंड्स मिलते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सो बेसिक इंस्ट्रक्शंस जो आपको बाइट कोड की फॉर्म में मिलती है वो कौन कौन सी है। तो सबसे पहली बेसिक इंस्ट्रक्शन जो है these are the basic operations which are performed on primitive data types and objects, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ये वो ऑपरेशंस हैं जो हम बेसिक डाटा टाइप्स के ऊपर कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। जनरली जो इंस्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट है उसमें क्या यूज होता है कि आपकी ऑपकोड होता है, ऑपकोड बताता है कि क्या करना है और साथ में ऑपरेंड बताता है कि किस चीज के ऊपर ऑपरेशन जो है परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन है आई लोड, तो वो बताएगा कि ये इंस्ट्रक्शन बताती है कि इसको लोड करना है लोकल वेरिएबल को, ठीक है। इसी तरह आपके पास अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जहां हमें दो ऑपरेंड्स चाहिए होते हैं, जैसे दो चीजों को ऐड करना, माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, इवन बिटवाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने, ठीक है, जिसमें हम लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट और ये सब चीजें करते थे, किसी वेरिएबल की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना। सो दीज आर ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसके अलावा जो आपको बाइट कोड्स में इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं दैट इज अगेन ऑफ टाइप कन्वर्जंस। टाइप कन्वर्जंस तब यूज होती है जब हम एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू, डाटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डाटा टाइप की वैल्यू में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। जैसे हम किसी फ्लोट को इंट में बदलते हैं या इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे केसेस में कुछ इंस्ट्रक्शंस जो आपको बाइट कोड्स की फॉर्म में मिलती हैं दैट इज द ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड मैनिपुलेशन। ऑफ कोर्स दीज आर रिलेटेड विद क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स और उसके ऊपर जो हम जो भी चेंजेस करते हैं, ऑफ कोर्स इसके अंदर एरेज वगैरह भी सब आते हैं। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शंस है दैट इज ऑन बेसिस ऑफ मेथड इन्वोकेशन एंड रिटर्न। मेथड इन्वोकेशन मींस जब हम किसी पर्टिकुलर क्लास के किसी पर्टिकुलर मेथड को कॉल करते हैं
तो उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है और जो वैल्यूज वो रिटर्न करता है उसके लिए जो इंस्ट्रक्शंस है वो सब इंस्ट्रक्शन जो है वो इस कैटेगरी में आती है, दैट इज द मेथड इन्वोकेशन एंड रिटर्न। और मिसलिनियस इंस्ट्रक्शंस में आती हैं जिसके अंदर हम किसी एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर ट्रांसफर कंट्रोल करते हैं, एक्सेप्शंस थ्रो करते हैं, फाइनली कीवर्ड्स वगैरह चलते हैं। तो ये सारी इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो आपको मिसलिनियस इंस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में आती हैं। यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ रही है कि जो बाइट कोड्स है उसके अंदर किस तरह की इंस्ट्रक्शन है। तो जैसे मैंने आपको पहले बोला कि जो आपकी डॉट क्लास फाइल बनती है दैट इज द ऑब्जेक्ट कोड या दैट इज द कन्वर्जन कोड जो आपका जावा वर्चुअल मशीन के लिए होता है। और जब भी हम जावा के किसी सोर्स प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो हमें बाइट कोड्स मिल जाते हैं। अगर आप बाइट कोड्स को देखना चाहते हो कि किस तरह से होते हैं तो उसके लिए आपके पास इंस्ट्रक्शन है दैट इज दिस जावा पी -c और आप क्लास फाइल का नाम दोगे तो आप देखना आपको इंस्ट्रक्शंस जो भी आपके प्रोग्राम है उसके इंस्ट्रक्शंस बाइट कोड की फॉर्म में किस तरह से है वो आपको नजर आ जाएंगी। राइट, मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। सपोज हमने यहाँ पे एक कमांड प्रॉम्प्ट खोला, मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे करके बता देता हूँ किसी न किसी प्रोग्राम को देखते हुए। कोई भी मुझे प्रोग्राम देख लेते हैं हम कौन सा प्रोग्राम है हमारे पास। ओके, यहाँ फिलहाल हमारे पास ओके एक BSc IT डायरेक्टरी नाम है, उसके अंदर शायद जावा के प्रोग्राम्स होंगे। सो लेट मी सर्च फर्स्ट ऑफ ऑल की star.java। हाँ, ओके, सो गुड। सपोज मेरे पास एक प्रोग्राम है test.java। तो पहले मैं एक मिनट जरा जस्ट उसको देख लूं कि test.java के अंदर है क्या। तो उसको कंपाइल करने के बाद फिर देखेंगे कि आपके पास कौन कौन सी क्लास फाइल्स है। ये मेरे पास test.java है। तो ये काफी लंबा प्रोग्राम है, बेटर है कि आई शुड सर्च फॉर सम अनदर प्रोग्राम। dar स्टार डॉट क्लास फाइल्स ढूंढता हूँ। ओके, सो मेरे पास एक a डॉट क्लास बनी हुई है। सो मैं क्लास फाइल का ये जो मेरे पास a डॉट क्लास नाम की फाइल है इसका मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बाइट कोड कैसे है। तो मैंने अभी बोला आपको कैसे देखेंगे, जावा पी, ठीक है, -c और क्लास फाइल का नाम क्या है, a डॉट क्लास। ये रहे, ये देखिए जी। सो ये जो आपको नजर आ रही है ये a क्लास कंपाइल्ड फ्रॉम किस फाइल से कंपाइल की गई है, क्लास ए इम्प्लीमेंट्स दिस। तो ये है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना, कोड 0 ए लोड, इनवोक स्पेशल नंबर 1 ए लोड 1 ए लोड 0 पुट फील्ड रिटर्न डिस्प्ले मेथड है, ये है। तो ये भी जो आपको सारी चीजें बेटा जी नजर आ रही हैं, दिस इज द बेसिकली द इंस्ट्रक्शंस दैट आर अवेलेबल इन द बाइट कोड्स। तो बाइट कोड में वही इंस्ट्रक्शंस जो है वो है। राइट, हम किसी और भी क्लास फाइल को देख लेते हैं, उसको भी एक बार खोल के देखते हैं। जैसे हमारे पास एक एड डॉट क्लास लिखी हुई है। अब आई डोंट नो कि एड क्लास जो है उसके अंदर क्या था, क्योंकि मुझे उसके लिए मुझे जावा का प्रोग्राम देखना पड़ेगा, सो दैट आई डोंट नो। सो जस्ट हम तो सिर्फ वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जावा पी -c नेम ऑफ द क्लास, तो मैंने लिख दिया एड डॉट क्लास। तो ये देखिए एड डॉट क्लास के अंदर ये आ रहा है जी, एक अकाउंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। यहाँ एड अकाउंट मतलब ये आपका ऑफ कोर्स कंस्ट्रक्टर है, उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस है, ए लोड इनवोक स्पेशल ए लोड अंडरस्कोर 1 पुट फील्ड रिटर्न, दीज आर द इंस्ट्रक्शंस। सो बाइट कोड्स के अंदर आपको इस तरह की इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं जिसको कि आप देख सकते हो। राइट, और ऑफ कोर्स जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो उसके लिए हमें इंटरप्रेटर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थैंक यू बेटा जी।